क्या भारत में सचमुच रामराज आ गया है? अगर आ गया है तो क्यों ना भारत की जेलों को अब बंद कर दिया जाए? क्यों ना इस्तीफों की परंपरा को किसी दिन 8 बजे के बाद अमान्य घोषित कर दिया जाए? क्यों ना ऐसा किया जाए कि जनता के बीच मुनादी कर दी जाए कि अब कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। अपराध बड़ा हो तो वो सिर्फ अपना इस्तीफा दे सकता है, लेकिन इस्तीफा लिया नहीं जाएगा, इस्तीफे को माना नहीं जाएगा। और अगर कोई मामला मंत्रियों संत्रियों से जुड़ा हो तो इस्तीफा भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो अब भ्रम है, भ्रष्टाचार अब न्यू नॉर्मल है और अपराध तो देश में बस एक आधी बचे हैं। इसलिए तो चढ़ावा चोरी तो होने दो, सब चंगासी। हजारों करोड़ रुपए में बना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पहली बारिश में धंसने लगे, धंसने दो, सब चंगासी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पहली बारिश में उखड़ने लगे, उखड़ने दो, सब चंगासी। मणिपुर जलता रहे तो जलने दो, सब चंगासी। बार बार नीट का पेपर लीक हो तो होने दो, सब चंगासी। कोविड में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे तो मरने दो, सब चंगासी। चीन देश में घुस आए तो घुसने दो, सब चंगासी। एथनॉल की गाड़ी फंस जाए तो फंसने दो, सब चंगासी। गैर कानूनी गेस्ट हाउस और कोचिंग सेंटर्स में आग लगे, लोग मरे तो आग लगने दो, सब चंगासी। और अगर सब चंगासी है तो ये राम राज्य की निशानी है। अगर रामराज आ ही गया है तो फिर किस बात के इस्तीफे, किस बात का एक्शन, किस बात की जांच? नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ही बेल आइकॉन दबा पाएंगे। बहुत लोगों ने पूछा है कि बेल आइकॉन दबाना कैसे है। सबसे पहले ताजा खबर, आज अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक हुई। बहुत मनाने के बाद ट्रस्ट के प्रमुख नृत्य गोपाल दास बैठक में आए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, चंपत बंसल और अनिल मिश्रा इस बैठक में नहीं रहेंगे, और यही हुआ। बैठक के बाद सवाल उठाने वालों पर ही सवाल उठा दिया गया। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि जो हुआ वो अत्यंत लज्जाजनक है, इससे ट्रस्ट आहत है, दुखी है। चंपत बंसल के इस्तीफे को स्वीकार करना मजबूरी थी। गोविंद गिरी ने यह भी कहा कि वो चंपत राय की सराहना करते हैं, उनके कामों का अभिनंदन करते हैं। यानी जो व्यक्ति जांच के घेरे में है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चंपत बंसल से गलती हुई, उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें हैरानी हुई कि चंपत बंसल इतने साल तक पापियों के बीच रहे लेकिन उनको पहचान नहीं पाए। लेकिन अगर ऐसा था तो इससे तो यह साफ साबित होता है कि चंपत बंसल अपने पद पर बने रहने के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि अगर वो काबिल होते तो पापियों को जरूर पहचान जाते। असल में आस्था धूल में मिलती रही, लेकिन चंपत बंसल को सत्ता का घमंड इतना था, सत्ता की मदहोशी इतनी थी कि उनको लगा कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा उनका। ऐसा नहीं था कि वो इतने भोले थे कि उनको पता ही नहीं चला। चोरी होती रही, लगातार उनको जानकारी मिलती रही, और ये जानकारी किसने दी? महिपाल सिंह ने दी, दीनानाथ ने दी। उन्होंने शिकायत की, और जब शिकायत की तब क्या हुआ? जिन्होंने शिकायत की उनको बाहर कर दिया गया। यानी चंपत बंसल के संज्ञान में पूरा खेल चला। एक तरीके से चंपत बंसल ने ये चोरी करने वालों की मदद की। आखिर गोविंद गिरी चंपत बंसल की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? गिरी ये भी कहते हैं कि मीडिया के जरिए ट्रस्ट को बदनाम किया जा रहा है, झूठा प्रचार हो रहा है। वो कहते हैं कि इसमें विपक्ष का हाथ है, हिंदुओं को बांटा जा रहा है, भारत माता को बदनाम किया जा रहा है, राम भक्तों को लांछित किया जा रहा है। सवाल यह है कि भारत माता को बदनाम, राम भक्तों को लांछित कौन कर रहा है? क्या वो नहीं कर रहे जिन्होंने चोरी की, जो चोरी को इतने सालों तक संरक्षण देते रहे, जिन्होंने चोरी की खबर देने वालों को सजा दी? क्या बदनाम वो नहीं कर रहे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई?
खुद कोषाध्यक्ष गिरी ने 2 दिन पहले एक पत्र लिखा। उसमें क्या लिखा कि चढ़ावा गिनने और प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। एक कोषाध्यक्ष का काम क्या होता है? मंदिर में पैसा आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं महीने में अयोध्या सिर्फ एक बार जाता हूं। उनके हस्ताक्षर से कोई भुगतान या बैंकिंग लेन देन मान्य नहीं है। आपके हस्ताक्षर की कीमत नहीं, आप वहां मौजूद नहीं, गिनती हो रही है, आपको पता नहीं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? ऐसा क्या मोह है कि आप इस्तीफा नहीं दे पाए? वैसे हमारे टीवी के जो लोग हैं, टीवी के जो पत्रकार हैं, टीवी चैनल हैं, उन्होंने कहा कि यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दरअसल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। 3 चैनलों को बुलाया गया, 3 चैनलों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। प्रेस वाले होते तो वह सवाल पूछते, ऐसे सवाल पूछते कि ये बोल नहीं पाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं रखी गई? यह दरअसल में एक नया खेल शुरू हो गया है, जिसमें आप अपनी बातों को कहिए और जो भी मुश्किल सवाल है उनसे बचते जाइए। और एक और बात समझ में आई, चंपत बंसल और गोविंद गिरी के बीच क्या है? आप पर भी आरोप है, मुझ पर भी आरोप है। मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप मेरी तारीफ कीजिए। ये खेल देखते हैं खुलता है या नहीं। अब चलते हैं आगे। अब देश में ऐसा राम राज्य आ गया है कि रामद्रोहियों को भी सजा नहीं होगी। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपनी कुर्सी खाली कर दी है। ट्रस्ट ने दोनों का इस्तीफा मंजूर करके देश की जनता पर बड़ा एहसान कर दिया है। तो क्या राम भक्तों को अब खुश हो जाना चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए? नहीं, ये राम भक्तों के साथ न्याय नहीं है। ये रामद्रोह की कोई सजा भी नहीं है। न्याय तो तब होता जब इनके नाम FIR होती। न्याय तो तब होता जब इन पर वैसे ही कोई कार्रवाई होती जैसे 8 आरोपियों के खिलाफ हो रही है, यानी इनको जेल भेजा जाता। इस्तीफे ले लिए गए, पद खाली कर दिए गए, फोटो सेशन हो गए, नई नियुक्तियां हो गई, बैठक खत्म हो गई। लेकिन अब क्या अब राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े सारे सवाल खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि इस्तीफा पद से अलग करता है, अपराध से नहीं। सजा अपराध से जोड़ती है। जांच तय करती है कि कानून की फाइल में किसका नाम जाएगा। लेकिन जब फाइल बनाने वाले ही फाइल न बनाकर फिल्म की पटकथा लिख रहे हो तो फिर क्या कहा जाए? फिर तो देश को तैयार रहना चाहिए जवाब सुनने के लिए कि हमने 2 इस्तीफे लेकर आस्था का पूरा हिसाब कर दिया है। अब आप लोग अपने अपने घर जाइए। लेकिन मंदिर में दान देने वाला इंसान किसी बोर्ड का सदस्य नहीं होता। वो रसीद देखकर नहीं, राम का नाम लेकर पैसा डालता है। उसके लिए दान पात्र कोई कैश बॉक्स नहीं है। उसके लिए दान पात्र भरोसे का पात्र है। उस भरोसे में सेंध का आरोप सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये आस्था की चौखट पर जवाबदेही का मामला है। वैसे तो देश में बीते 12 सालों में आसानी से इस्तीफे नहीं होते। अब जब किसी बड़े मामले में एक आध इस्तीफा हो भी जाता है, जैसे इस मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का हुआ, तो उसे अक्सर सजा की तरह पेश किया जाता है, जैसे कुर्सी छोड़ दी तो प्रायश्चित पूरा। सोचिए, अगर किसी बैंक में पैसा गायब हो और ब्रांच मैनेजर यह कह दे कि मैं नैतिक आधार पर हट रहा हूं, क्या रिजर्व बैंक जांच बंद कर देगा? क्या इसकी जांच बंद हो जाएगी? अगर किसी अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो जाए, मरीज मरने लगे और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अपना पद छोड़ दे, क्या मरने वालों के परिवारों को जवाब मिल जाएगा? अगर किसी पुल के गिरने के बाद मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तो क्या मरे लोग जिंदा हो जाएंगे? नहीं। जिम्मेदारी का मतलब होता है सच सामने लाना। यह सच कि किसने क्या देखा, किसने क्या रोका, किसने किस चेतावनी को नजरअंदाज किया, किसने किस कागज पर हस्ताक्षर किए, किसने इतने लंबे समय तक सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। राम मंदिर मामले में भी ऐसी ही कहानी है।
एक रिपोर्ट कहती है कि राम मंदिर में हर दिन 6 से 8 लाख रुपए का गबन हुआ। अगर ये बात सच है तो कैलकुलेटर उठाइए, हिसाब लगाइए। इसका मतलब है औसतन हर महीने 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई। यानी कि साल भर में 22 से 30 करोड़ रुपए की चोरी। यानी अगर हिसाब सिर्फ जनवरी 2024 से जून 2026 तक का लगाया जाए तो चढ़ावा बन जाता है 45 से 60 करोड़ रुपए। अब हम ये नहीं कह रहे कि इतना पैसा चोरी हुआ, हो सकता है इससे कम हुआ हो या इससे कहीं ज्यादा हुआ हो, लेकिन ये आंकड़ा ये तो बताता है कि मामला कितना गंभीर है। फिर भी सजा के नाम पर 2 इस्तीफे, जवाबदेही के नाम पर 2 इस्तीफे। और हैरानी की बात यह कि दोनों लोगों के इस्तीफे तो हो गए, लेकिन बाकी 2 लोगों पर सवाल भी नहीं उठे, और उनके नाम है गोपाल राव, जिनका इस्तीफा नहीं हुआ। उन पर भी जमीनों की हेराफेरी से लेकर 40% कमीशन खाने का आरोप है। अब जरा मंदिर से बाहर निकलिए और पूरे देश का हाल देखिए, क्योंकि जवाबदेही हमारे लोकतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। मणिपुर में आज भी शांति नहीं लौटी है। रह रहकर वहां आज भी हिंसा भड़कती है। घर जलाए जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 60,000 ने अपने घर छोड़े हैं, लेकिन कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं। पिछले 12 सालों में पेपर लीक के 100 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। कैबिनेट में कौन रहेगा, कौन जाएगा, सरकार ये खबर लीक होने नहीं देती, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। क्या कोई जवाबदेही लेता है? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होता है? नहीं। किसानों ने 13 महीने तक सड़क पर डेरा डाला। 3 कानून, कृषि कानून सरकार को वापस लेने पड़े। नीति पलट गई, लेकिन उस नीति को बताने, समझाने और लोगों तक ले जाने में हुई नाकामी की जिम्मेदारी क्या किसी ने ली? किसी ने नहीं। E20 पेट्रोल पर आज सब जगह सवाल पूछे जा रहे हैं। माइलेज कम हो रही है, विकल्प क्यों नहीं है, पुराने इंजन खराब हो रहे हैं। क्या कोई जवाब दे रहा है? कोई नहीं। उल्टा इथेनॉल पर सवाल उठाने वालों को देशद्रोही कह दिया जाता है। यानी किसी भी मामले में कोई जवाबदेही के साथ नहीं आता। सब एक नैरेटिव के साथ आते हैं, पहले से घड़ी हुई एक कहानी के साथ आते हैं, यह कहकर कि यह भारत के खिलाफ साजिश है, ये विपक्ष के नेताओं की विदेश यात्राओं का नतीजा है। इस्तीफा तो होता ही नहीं, और न ही कोई बड़ा आदमी जेल जाता है, या ऐसा भी होता है कि वो पार्टी बदल लेता है। पिछले दिनों आपने सुना होगा, मुंबई हाईकोर्ट के जो जज हैं, जस्टिस माधव जामदार, उन्होंने क्या कहा? उन्हें आरोपी से कहा कि तुम भी पाला बदल लो, वॉशिंग मशीन है ना। वॉशिंग मशीन है नेताओं के लिए भी। या लोग देश बदल लेते हैं। याद कीजिए, पिछले 10-12 साल में आखिरी बार भारत में किसी बड़े आदमी को जेल हुई क्या? जो हुई वो विपक्ष के नेताओं को हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े लोग इस दौरान बिल्कुल भी जेल नहीं गए। चंदा कोचर कहीं, माधवन भाई गए, लेकिन इनके अलावा भी जिन्हें जेल में होने चाहिए था, उनका क्या हुआ? विजय माल्या, नीरव मोदी सब विदेश में हैं, मौज में हैं। जिनसे जेल की चक्की पिसवानी थी वो सरकारों के मुखिया हैं। लेकिन अब आम आदमी के कानून को देखिए। पीयूसी कागज नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस वाला सड़क पर रोक लेता है, हेलमेट नहीं है तो चालान फोन पर पहुंच जाता है। एक छोटी चोरी का आरोपी थाने से अदालत तक घसीटा जाता है। बिहार के वैशाली में 34 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा हुई। उनकी हालत देखकर अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी। कानून ने 34 साल बाद भी अपना रास्ता बनाया, ठीक बनाया। लेकिन क्या कानून ऐसे ही ताकतवर लोगों तक भी पहुंच पाता है? बिल्कुल नहीं। और फिर क्या होता है? बड़े धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक या प्रशासनिक मामलों में उसकी चाल, कानून की चाल इतनी धीमी क्यों हो जाती है? लेकिन ऐसा नहीं है
कि जवाबदेही के मामले में यह देश हमेशा से ऐसा था। 1956 में ओरियालूर में रेल हादसा हुआ। तब रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। उन पर ट्रेन चलाने का आरोप नहीं था, पुल उन्होंने नहीं तोड़ा था, लेकिन रेल मंत्रालय उनके पास था। उन्होंने कहा जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अब भारत की राजनीति में वो आदर्श नहीं है, वो नैतिकता नहीं है। आखिर में आपसे एक सवाल, क्या वजह है कि हमारे नेता जिम्मेदारी नहीं लेते? क्या वजह है कि हमारी राजनीति ऐसी हो गई है कि किसी की कोई जवाबदेही नहीं, कुछ भी चलता है चंगा सी? आप इस बारे में अपने राय लिखकर भेजें, मैं उनको पढ़ूंगा, उनके जवाब भी दूंगा। और कई जो आपके मैसेज आएंगे उनको हम कल भी शामिल करेंगे। आतिशबाजी बनाम बच्ची का जूता, ये हमारा कल का वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा और ढेरों संदेश आए और बहुत ही दिल को छूने वाला ये वीडियो बताया आपने। उनमें से कुछ संदेश मैं शामिल कर रहा हूं। ये है अरुण सिंह। वीडियो दिल को झकझोर देने वाला है और आपने बहुत ही खूबसूरती से बनाया है। एक पल तो लगा मुझे कोई फिल्म की इमोशनल कहानी सुना रहा है, क्योंकि मेरे आंखों से आंसू छलक आए जो मेरे लिए रोक पाना मुश्किल हो रहा था। धन्यवाद अरुण जी। जब ये लिखा गया तो इधर भी हाल कुछ ऐसा ही था। आप तक हमारी बात पहुंची, बहुत अच्छा लगा। अगला संदेश ये है लताफत हुसैन का। नदी की तरह निर्मल पवित्र, अपने किनारों की गोद में तमाम दुख दर्द को समेटे हुए खूबसूरत प्रस्तुति। बहुत अच्छा लिखा आपने, शुक्रिया। इसरार अहमद, और ये कहते हैं कि आपने मुझे रुला दिया जिस तरह से आपने ईरान को कवर किया। धन्यवाद, आपको हमारा शो अच्छा लगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिए। माही अंसारी हैं और इनकी एक लंबी कहानी है। कह रही हैं कि मैं आपको सर्च कर रही थी, काफ़ी समय से सर्च कर रही थी, सडनली आपका चैनल देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया माही जी, हम फिर जुड़ गए, बताते रहिएगा। कनू श्रीवास्तव कह रही हैं कि कही अनकही बातों और जज्बातों को यूं शब्दों में पिरोने और सीधे दिल को छूने की आपकी कला के लिए सलाम। बहुत बहुत छोटा है। थैंक यू कनू। लगातार संदेश भेजते रहिए, पूरा वीडियो देखें, चैनल को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। क्या यह संभव है? शुक्रिया।